मैं दिनेश सर माँ पीताम्बरा एकेडमी पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज जो हम कवर करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस पेपर कवर कर रहे हैं 2017 के 21 अगस्त 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कवर करने जा रहे हैं। इसके दो पार्टों को हम कवर कर चुके हैं, आज हम तीसरा पार्ट कवर करेंगे। जिन्होंने इसके दो पार्टों को नहीं देखा है या 20 और 19 अगस्त के पेपरों को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है इसकी प्ले लिस्ट का, उस पर आप क्लिक करके सभी प्रीवियस पेपरों को देख सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं आज का जो पहला प्रश्न है उसकी ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 4 तथा शेषफल 10 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस था, जो मिस था वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 235 है। तो इस संख्या के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो सबसे पहले बड़ी संख्या को x मान लिया और छोटी संख्या को y। अब क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगाना है, तो आपने y से डिवाइड कर दिया किसके अंदर, x के अंदर। तो आपका भागफल 4 मिलेगा और शेषफल आपको 10 मिलेगा। ऐसा प्रश्न में बोला गया है। अगर हम इस संख्या को ज्ञात करना चाहते हैं x को, तो x बराबर क्या निकलेगा हमारा 4y + 10। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि 10 का शेषफल है तो इसको हम जोड़ देंगे, इन दोनों का भागफल का और इसका भाजक का हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर हमें ये मिल गया, 10 हमने जोड़ दिया शेषफल, तो ये हमारे भाज्य के बराबर आ जाएगा। तो ये आ गया। और देखते हैं प्रश्न में और क्या दे रखा है। और भी दे रखा है हमें कि x - y का जो अंतर है, ये लिखा है दो संख्याओं का जो अंतर है 235 है। तो आपने लिख दिया 235। अब ये x का वैल्यू ये वाला का पूरा यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये निकल कर आएगा हमारा 4y, ये इधर 10 था, ये वाला जो 10 था यहाँ लिखते हैं, इसकी जगह हमने इधर सीधा भेज दिया, इधर माइनस कर दिया। तो ये जो बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 225 और ये बचेगा 3y। 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो y का जो वैल्यू निकल कर आएगा, y का वैल्यू निकल कर आएगा आपका 75। देखिए 75 निकल कर आया है। हमें निकालना है इसमें बड़ी संख्या का मान। बड़ी संख्या क्या थी हमारी, x माना है, तो x का मान निकालना है। तो आपने देखा यहाँ पर पुट कर दें तो y का 4 गुना आपका कितना हो गया 300, 300 + 10। तो x बराबर आपने देखा कितना निकल कर आ गया 310। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है 310। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर आपका जो है फोर्थ ऑप्शन में आपको आंसर दे रखा है 310। तो आपका आंसर आ गया इसमें ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x 2 गुनी आयु y की 3 गुनी आयु के बराबर है। तो आपने देख लिया x का 2 गुना y की 3 गुने के बराबर है। यहाँ से हम लिख सकते हैं x बटा y, तो 3/2। अब बोला गया 8 वर्ष पहले x और y की आयु का अंतर जो है 18 वर्ष है। देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है कि मान लो आप दो भाई या बहन हैं, तो आपके और आपके भाई में जो आयु का अंतर वर्तमान में अगर 10 वर्ष का है, तो 10 वर्ष पहले भी आपने देख लिया कि उनके बीच का अंतर कितना था, 10 वर्ष था। या इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 18 वर्ष का अंतर कब, 8 वर्ष पहले। और वर्तमान में आप देखेंगे तो वर्तमान में भी अंतर 18 ही वर्ष का होगा, क्योंकि समय साथ साथ चलता है। ऐसा नहीं होता कि समय भेदभाव कर दे, इधर उधर हो जाए। जैसे आपका भाई अगर आपसे 2 वर्ष छोटा है, तो जीवन के कितने भी वर्ष गुजर जाएं, वो आपसे हमेशा 2 वर्ष छोटा ही रहेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आपने देख लिया इन दोनों का जो अंतर है वो 1 यूनिट का अंतर नज़र आ रहा है। और इसमें बोला गया नहीं साहब 18 वर्ष का अंतर है। कितने का, 18 वर्ष का। तो यहाँ से हमने देखा कि 1 यूनिट बराबर 18 वर्ष है। हमें मान जो निकालना है वो कितने का निकालना है, x की वर्तमान आयु। x की वर्तमान आयु कितनी है, 3 यूनिट। तो आपने 18 का 3 गुना कर दिया, आंसर आया कितना, 54 वर्ष। 54 वर्ष ऑप्शन नंबर बा इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है आपको 20 का 43%। तो आपने लिख लिया 20 का कितना लिखना है, 43%, 43% बटा 100 प्लस 30 का 65%। तो आपने लिख दिया 30 का 65%। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 0 से 0, इन दोनों का गुणा कर दिया और 10 का आपने भाग लगा दिया। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 43 का 2 गुना हो गया 86, 10 का भाग लगा दिया तो 8.6, क्योंकि इन दोनों का गुणा कितना हो गया 86 में 10 का भाग लगाया तो दशमलव लग गया। इन दोनों का गुणा कर दिया तो ये आ गया 195 आपने 10 से भाग लगा दिया तो ये आ गया 19.5। केवल इन दोनों को ऐड कर देना है। जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ दिया तो ये निकल कर आएगा आपका 28.1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर आपको एक एक वर्ड मैच करना है। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आप देखेंगे चौथे वाले ऑप्शन में यहाँ पर डबल आई लिखा होगा, वी के बाद डबल आई लिखा होगा, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4। तो 4 जो दे रखा है ऑप्शन नंबर दूसरे पर दे रखा है बा वाले पर, तो इसका आंसर होगा बा, ऑप्शन नंबर बा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें हमें औसत ज्ञात करना है। सिंपली हमें औसत ज्ञात करना है, तो देखिए हम जोड़ लेते हैं इसमें 1 6 7 13 15 25, इन दोनों को जोड़ दिए 40 40 और 20 ये हो गया 60 66 एक 65 और एक 66, 66 ये हो गया 600 ये हो गया, यानी इन सभी को जोड़ दिया तो इसका सम निकल कर आएगा आपका कितना 666। कितनी संख्याएं 6 से डिवाइड कर दिया तो 1 1 1, ऑप्शन नंबर आपका पहला निकल कर आएगा इसका आंसर। केवल औसत ज्ञात करना है, सभी को जोड़ करके जितनी संख्या होती है उतनी का डिवाइड कर दिया जाता है। सिंपली औसत का आपको ऑप्शन आ गया फर्स्ट वाला। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर दे रखा है आपको, इसमें एक एक मीनिंग वर्ड चेक करना होते हैं कि इसमें क्या अलग है। तो आप देख रहे हैं इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं लगातार, चारों में से आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर डबल 1 लिखा हुआ है, जबकि सब जगह आर आर लिखा हुआ है। तो ये आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है, तो सेकंड कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर सी पर, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चनों में जनरली क्या है, केवल वर्ड को मैच करना होता है कि कहाँ पर हमारा गलत संयोजन दिया गया है, उसको हमें पहचानना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी पर दे रखा था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक घन को 6 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तो छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो जनरली हम जानते हैं घन का जो आयतन होता है, घन का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम 6a²। ये जो होता है हमारा घन का आयतन होता है, तो आपने देखा इसके बराबर में कितना दे रखा है 384, 6 से आपने डिवाइड कर दिया तो ये चला गया हमारा 64 बार, 6 का 6 गुना और 2 बचा तो 24। तो ए का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा 8। हमें ये पता चल गया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर कितना आया है 384 दिया गया था, तो भुजा का मान निकल कर आया 8। लेकिन जब बोला गया है ऐसा घन बनाना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो 6, तो आपने देखा अगर छोटा बनाना है दोबारा से तो उसका भी क्या हम ए साइड बड़ा वाला साइड मान लेते हैं, तो a² बराबर कितना दिया 6, ए के वैल्यू से कितना निकलेगा 1। तो अब हमें ये पता करना है कि हमारा क्षेत्रफल ये दे रखा है और नए वाले का ये दे रखा है, तो इसका इसमें क्या करना है, केवल सिंपली डिवाइड करना है। इसका इसमें डिवाइड जैसे ही करेंगे आप, देखिए ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं थी, इसमें साधारण दे रखा है आपको, तो इस 6 का सीधा इसमें भाग लगा दिया जाता तो आंसर कितना आ जाता आपका 64, यानी 64 छोटे छोटे घन बनाए जा सकते हैं। सिंपली केवल क्या करना है, इसका इसमें भाग लगा दिया, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, ये भी पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसका इसमें भाग लगा देना है और आंसर आ जाएगा आपका 64, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है 3/4 की पावर -1 इनवर्स दे रखा है, -1/4 की पावर -1 और पूरे का होल ब्रैकेट लगा दिया हमने और माइनस का पावर 1 लगा दिया। p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम इसे चेंज करते हैं। ये माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिखा हुआ है तो इसको हम पलट देंगे, कैसे लिख देंगे 4/3, तो ये माइनस हमारा हट जाएगा। इसको भी हमने ऐसे लिख दिया तो 4/1 और ये भी हमारा माइनस हट गया, तो ऊपर कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। सिंपली इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका माइनस का 12। इसके ऊपर आपने देखा रिमाइंडर में बचेगा कितना, नीचे 3 बचेगा और यहाँ आपका पावर माइनस का 1 है। इसे सॉल्व किया, 4 में से माइनस का 12 घटा दिया तो ये निकल कर आएगा हमारा कितना माइनस का 8/3। इस पूरे पे माइनस का इन्वर्स लगा हुआ है, इसे सॉल्व करते हैं तो ये पलट जाएगा, ये माइनस लगा हुआ है तो पलट जाएगा, ये आएगा 3/8, माइनस का 3/8 इसका आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है 4th में, द नंबर के ऑप्शन पे आपको दे रखा है माइनस का 3/8 इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का वैल्यू फाइंड करना है हमें, क्या निकल कर आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसका इधर गुणा किया, इसका इधर गुणा किया, तो ये निकल कर आएगा हमारा x² - y² - xy। इस पूरे को सॉल्व करते हैं, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो ये आएगा y² - x² - y²। ये हमारा जनरली लिख लिया हमने। अब हमने देखा ये जो लिखा हुआ है x² - y² xy, गुणा लगा दिया तो इस वाली संख्या को हम सबसे ऊपर लिखेंगे x² गुणा y², और इसको हम आगे पीछे कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² - y², बट माइनस आ जाएगा।
तो आपने देखा ये डबल लिखा हुआ है यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे इन दोनों से। और ये वाला भी हमारा पूरा का पूरा कैंसिल नहीं होगा, केवल कैंसिल किया कितना होगा ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कैंसिल कर दिया तो नीचे कितना बचा माइनस। तो आपने देखा माइनस का एक्स वाई ये हमारे पास बच गया, क्योंकि एक्स वाई इधर से बच गया, माइनस इधर से बच गया। तो देखते हैं आप ऑप्शन नंबर डी पर आपको आंसर दे रखा है माइनस का एक्स वाई। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमें √18,225, इसका वैल्यू दे रखा है 135, तब इसका और इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जनरली हमें दशमलव से डर लगता है, तो थोड़ी देर के लिए दशमलव को हम भूल जाते हैं, क्योंकि दशमलव आप हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, और इसका हटाएंगे तो इसका नीचे आएगा 10,000। तो आपने देखा इस पूरी वैल्यू की अगर ये पॉइंट नहीं होता तो ये क्या देता आपको 135 देता। 100 को अगर अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 10 निकलेगा, 10 का आपने भाग लगा दिया, प्लस फिर से देखा आपने ये पूरा का पूरी वैल्यू था तो इसका कितना वैल्यू निकल कर आता है 135। ये 10,000 था, 10,000 का अगर आप रूट से बाहर निकालेंगे तो 100 निकल कर आएगा, 4 जीरो का 2 जीरो रह जाएगा, तो 2 जीरो से भाग लगाया तो ये आ गया। इन दोनों को जनरली आपने जोड़ दिया, तो इनको ध्यान से जोड़ना है आपको। जैसे ही आप जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे आप तो देखेंगे आप 5 का 5 आ गया, 5 और 3 आपका 8 हो गया, पॉइंट 14, 13 और 1 14, यानी 14.85, 14.85। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है चित्र में ए बी समांतर है डी सी के। ये वाला ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, बिल्कुल पैरेलल है, देख लिया। एंगल ए बी सी, एंगल आपका जो सी वाला, ये वाला जो एंगल है आपका ए बी और सी, तो ये वाला जो एंगल है आपका कितने का 60 डिग्री का। तो ये वाली लाइन भी इसकी पैरेलल है, तो ये एंगल भी कितने का होगा 60 डिग्री का ही होगा। अब देखते हैं एंगल सी ई एफ, सी ई एफ, ये ई लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये वाला जो एंगल दे रखा है कितने का दे रखा है 30 का। देखिए स्ट्रेट लाइन जो कुछ भी होती है, आपकी सीधी लाइन जो होती है वो होती है 180 डिग्री की। 180 में से अगर आप 60 माइनस करेंगे तो ये वाली जो बचेगी आपकी, ये वाली जो लाइन बचेगी, ये वाली यहाँ से ये डिनोटेड की गई है, तो ये बचेगी आपकी कितने की 120 की। तो 120 प्लस 30 कितना हुआ आपका 150। 180 में से 150 जैसे ही आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30। तो आपका ये वाला एंगल पूछा गया है ई एफ डी, ये वाला एंगल, ये इसका वैल्यू पूछा गया है, तो आपने देखा कितना आ गया 30। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। तो देखिए सीपी, एसपी और एमआरपी, ये आपकी 3 चीज़ें होती हैं। सीपी होता है आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया है, कुछ भी दिया हो किसी भी संख्या का क्रय मूल्य हम 100% मान लेते हैं, तो आपने 100 मान लिया। एसपी हमें पता नहीं है फिलहाल, ये हमें फाइंड करना है। एमआरपी 40% अधिक अंकित किया गया किससे, सीपी से, क्रय मूल्य से, तो आपने इसको 140 प्रिंट कर दिया। और हम जब भी डिस्काउंट देते हैं, छूट देते हैं, बट्टा जो देते हैं वो किस पर देते हैं, एमआरपी पर। एमआरपी पर कितना बट्टा दिया गया है 20% का, तो इस 140 का 20% निकालना था। 140 गुणा 20 बटा 100, 0 से 0 0 0, 14 का 2 गुना 28, तो आपने इसमें से कितना माइनस कर दिया 28 रुपये का डिस्काउंट आप दे चुके हैं। तो जैसे ही आपने 28 रुपये इसमें से कम किए तो ये निकल कर आएगा आपका 112। तो जो सामान आप 100 रुपये में खरीद कर लाए थे 112 में बेच दिए, तो आपको जो लाभ हुआ कितने का हुआ 12% का। क्यों, क्योंकि 100 पर कैलकुलेट करना है और ये 100 ही यहाँ पर दे रखा है, इसलिए हमारा आंसर आएगा क्या 12%, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पर 100 की जगह और कुछ वैल्यू होता तो हमें इसको फिर ऐसे करना पड़ता। देखिए कैसे समझा देता हूँ यहीं पे पास में। जैसे अभी हमें जो प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है 12 का। सीपी जो कुछ भी दिया रहता है उसको नीचे लिख दिया जाता है, गुणा 100 का कर दिया था परसेंटेज चेंज करने के लिए। यहाँ से ये कट गया तो आपका आंसर 12% आया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर था। अगर सीपी कुछ और दिया होता तो यहाँ पर पुट कर देते और ये 100 ही रहता, जो भी आंसर होता वो निकल आता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, जूम ऐसे लग रहा है वर्ड निकलने वाले हो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। रमेश को 8,000 रुपये का मासिक ब्याज अर्जित करने की आवश्यकता है। 8,000 रुपये जो है मासिक ब्याज के रूप में लेता है, और ब्याज कितना लेता है 10%। तो आपको दे रखा है कि 10% का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है 8,000 रुपये ब्याज के तौर पर। यह जो दिया जाता है हर माह दिया जाता है। अगर आप देखेंगे 1 महीने में मिलता है तो 12 माह में कितना मिलेगा, ये मिला हुआ है आपको 1 माह में। तो 12 माह का अगर पता करना होगा तो 12 का गुणा कर देंगे, तो 12 का 8 गुना कर दिया आपने, तो ये आ गया 12 × 96,000 रुपये। अब हमें ये पता करना है कि राशि कितनी थी। जब आपको पता है 10% का मान 96,000 दिया है,
और इसे हम चाहते हैं 100% बताना। क्यों? क्योंकि हमें उसका निवेश ज्ञात करना है कितना था। जब इधर 1 जीरो बढ़ा दिया तो इधर भी आपका 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये राशि आ जाएगी आपकी 9,60,000। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, क्योंकि 10% का मान ये दिया है, 100% बनाना है तो 10 का गुणा इधर कर दिया, 10 का इधर कर दिया, तो आंसर आ गया आपका 9,96,60,000 रुपये। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है ए कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो ए नाम का व्यक्ति 10 दिन में कर सकता है। वी जो कर सकता है वो कर सकता है 15 दिन में, और ये दोनों मिलकर अगर कार्य को करते हैं तो आपने देख लिया दोनों का एलसीएम ले लिया, 30 आ गया, भाग लगा दिया 2 और इसका भाग लगा दिया तो 3। ए और बी की जो कार्य क्षमता निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है? 3 और 2 5। ये कार्य क्षमता होती है, ये दिनों की संख्या होती है, टोटल वर्क होता है। अब आपसे बोला गया कि अगर ये दोनों एक साथ कार्य करें तो एक साथ कार्य करेंगे तो टोटल कार्य कितना है? 30। कार्य क्षमता कितनी है? 5। 3 और 2 5, 5 से भाग लगा दिया तो आंसर आ गया 6। तो ऑप्शन नंबर ए, 6 दिन का समय लगेगा इन्हें। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। देखते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में दे रखा है 3 घन जिनके किनारों का मान 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो आपने 3 घन ले लिए, एक छोटा, इससे और बड़ा, इससे और बड़ा। इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है। ये हमारे 3 घन हो गए। इनका हमें आयतन निकालना है। तो देखिए आयतन क्या होता है आपका? भुजा का क्यूब करना पड़ता है। 3 का क्यूब किया आपने तो ये निकल कर आएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 27। 4 का क्यूब किया 64 और 5 का क्यूब किया 125। तो इन तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों का जो सम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 216। 216 इनका क्यूब है, क्या है? आयतन है ये। जब आपने इनका आयतन निकाल दिया, अब देखिए आपको करना क्या है? पिघलाने के बाद एक नया पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना है। नया पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने बना दिया, मान लिया कि बड़ा सा हमारा ये बन गया नया घन। अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें वॉल्यूम ज्ञात नहीं करना है, आयतन ज्ञात नहीं करना है, तो केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इन पूरे के आयतन से ये बड़ा वाला बनाया गया है, तो इसका आयतन समान होगा। तो आपने देखा कि सूत्र होता क्या है आयतन का? भुजा का क्यूब। तो बड़े वाले को हमने साइड के लिए बड़ा वाला ए मान लिया कि बड़ा वाला भुजा के लिए बड़ी भुजा निकलेगी। ए का क्यूब बराबर 216। तो ए का मान निकल कर आएगा कितना? यहाँ पर 6। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? 6a²। इसे सॉल्व करते हैं तो ये 6 गुणा 6। देखो ए का मान यहाँ पर 6 निकला है, इसीलिए इन तीनों का आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 216। तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे सर पहले ही निकला आया था 216, तो ये था आयतन, हमें निकालना था इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन जो होता है भुजा का क्यूब होता है और हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है हमारा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो 6 मान हमने लिख दिया क्योंकि 6 साइड होती हैं इसकी, और भुजा का मान कितना था? 6, तो 6 का स्क्वायर कर दिया 36। 36 का 6 गुना आपका फिर से कितना आ गया? 216। ये इत्तेफाक से हुआ है, ऐसा हर बार नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दे रखा है जब 2x⁴ प्लस 8x³ प्लस 7x² प्लस 4x प्लस 4 को x प्लस 3 द्वारा विभाजित किया जाता है या किया गया हो तो शेषफल कितना प्राप्त होता है हमें? 1। जब 2x⁴ प्लस 8x³ प्लस 7x² प्लस 4x प्लस 3 को x प्लस 3 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यानी हमने इसका भाग इसमें लगाया तो शेषफल हमें 1 मिला। अब ये पूरी की पूरी संख्या में अगर इससे भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचता है? तो देखिए हम भाग करके देखते हैं क्या बचता है। हमें सिंपली क्या करना है? x प्लस 3 का इस पूरी संख्या में डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड के लिए करना क्या होता है? इन दोनों संख्याओं को एक जैसा बनाना है। तो आपने देखा इधर लिखा हुआ है x के आगे 2 लिखा है, तो सबसे पहले हमने 2 लिख दिया। ये सिंगल x है और x⁴ है तो x⁴ लिख दिया। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो ये निकल कर आएगा 2x⁴ प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 का 2 गुना होता है 6x³ माइनस माइनस, इसको जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये हमारा बचेगा कितना? 2x³ नेक्स्ट संख्या हम नोट कर लेंगे 7x² प्लस 4x प्लस 3। चाहे तो हम पूरी भी कर सकते हैं, यहाँ तक नोट कर सकते हैं। अब इन दोनों को एक जैसा करना है। ये क्यूब लिखा हुआ है हमारा x⁴, तो इन दोनों को एक जैसा फिर से करना है। तो आपने देखा कोई सिंबल नहीं है तो प्लस लगा दिया, ये 2 लिख दिया हमने और x⁴ इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये निकल कर आएगा 2x⁴। इसका इसमें कर दिया तो 6x², फिर से वही माइनस कर दिया आपने
तो ये आपका फिर से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर 4x + 3। अब इन दोनों को एक जैसा करना है तो प्लस आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो x का x में गुणा किया तो x स्क्वायर, इसमें किया तो 3x, इधर से बचेगा आपका माइनस करने पर x + 3। अब इसका कुछ नहीं है तो 1 का गुणा कर दिया आपने तो x + 3 आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो आपने देखा कि आपका रिमाइंडर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ जीरो हो गया। यानी जीरो हो गया तो देख लेते हैं, शून्य आपका ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपको जो दे रखा है डी, आपका ऑप्शन नंबर डी है, उस पर जीरो आंसर दिया है, तो आपका शेषफल जो बचेगा वो जीरो बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ये पूरी तरह भाग चला जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दे रखा है एक समलंब ABCD की समांतर भुजाएं DC और AB क्रम से 12 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर हैं। उनकी प्रत्येक असमांतर भुजाएं 15 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो हमें क्या करना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो हमने देख लिया, सबसे पहले दे रखा है DC, तो इसको हमने DC लिख दिया। फिर दे रखा है AB, तो ये लिख दिया हमने AB। तो यहाँ दे रखा है इस वाली भुजा का मान 12 दे रखा है, इसका दे रखा है 36, और ये वाली भुजाएं जो दे रखी है इनका 15-15 मान दे रखा है। देखिए 15-15 मान दे रखा है, ऐसा कोई चित्र बनता है तो इसको हम बोलते हैं समलंब जो चतुर्भुज है हमारा, द्विसमलंब चतुर्भुज है ये। तो इसके अंदर हम देखते हैं करना क्या, हमें इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम इसको दो टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ये वाला और ये वाला। ये टुकड़ा हमने तोड़ा क्यों, थोड़ा इसको जूम करके देख लेते हैं। देखिए अब ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। हमें ये पता है ये वाली साइड हमारी 15 है, ये 12 है, तो ये भी हमारा 12 होगा। अब 12 के बाद यहाँ से यहाँ तक 36 था, तो आपने देखा 12 तो ये निकल गया आपका, तो 12 इधर बचा होगा, 12 इधर बचा होगा, तो 12। अब ये वाला फाइंड हमें करना है कि ये वाला एरिया, ये वाली जो ऊंचाई है वो है कितनी। तो आपको ध्यान होगा कि ट्रिपलेट होती हैं, कुछ ट्रिपलेट क्या होती हैं आपकी, जैसे 3, 4, 5। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 में, इस पूरी की पूरी लाइन में अगर मैं 3 का गुणा कर दूँ तो ये आएगा हमारा 9, 12 और 15। तो ये 15 दे रखा है, ये 12 दे रखा है, तो इसका वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 9 निकल कर आएगा। ये वाली जो संख्या है इसका मान निकल कर आएगा कितना, 9। तो ये ट्रिपलेट से पता चला। नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके जैसे कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसके आधार पे आप चेक कर सकते हैं। आपका कर्ण आपको 15 दे रखा था, 15 का स्क्वायर कर लेते। बराबर लगाने के बाद लंब आपको ज्ञात करना था, आधार आपको दे रखा था, इसका वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो ये वाली जो ऊंचाई है इसकी हाइट कितनी निकल कर आएगी, 9। तो अब देखिए सिंपल हो गया, अब केवल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगता है आपका समलंब चतुर्भुज में 1/2 अपोजिट साइड जो होती हैं आपकी पैरेलल साइड, इन दोनों का सम लगता है, ये समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कितनी है, 36 + 12, ऊंचाई कितनी है, 9। तो आपने देखा 1/2 ये आ गया आपका, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 48, 9, इसको इससे कैंसिल कर दिया 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 चौक 36 का 6, रिमाइंडर बचा आपका कितना, 3, तो 18, और आपने जोड़ दिया तो ये आ गया आपका 21, यानी 216। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर आपको दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रहा आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा 1, 2, 3 से लेकर के 35 में से चयनित एक संख्या के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए 1 से लेकर 35 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या आती हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले आपने देखा 2 आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। तो ये टोटल आपकी संख्या निकल कर आएंगी कितनी, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 संख्या निकल कर आएंगे। तो आपने देखा टोटल नंबर ऑफ संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है, 11, कितनी में, 35 में, यानी 35 तक देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बनता है दूसरा, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। हमें ये पता करना था प्रायिकता। तो टोटल हमारी 11 अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी में से, 1 से लेकर 35 तक में से, तो 11/35 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं हैं जबकि प्रत्येक कोण का मान 1350 ना होते हुए 135 डिग्री है। तो हमें ये पता करना है इसमें कितना, ये पॉलीगॉन बना हुआ है तो पॉलीगॉन में कितनी साइड्स हैं। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला रहता है, जनरली फॉर्मूला जो होता है आपका वो होता है 180 (n - 2/n =
जितना भी आपको एंगल दे रखा हो, तो एंगल आपको 135 दे रखा है, 135 डिग्री। तो आपने इसको इससे कैंसिल किया, तो ये कैंसिल करने के बाद जो आपका है 5 से कैंसिल कर दिया हमने, तो ये आएगा 36, ये निकल कर आएगा आपका 27। 9 से और कैंसिल कर दिया तो 4 और 3। तो जनरली हमने देख लिया कि इधर n का गुणा कर दिया, तो ये बचेगा हमारा 4 का गुणा n में किया तो 4n, 4 का 2 गुणा 8 बराबर इस 3 का गुणा इस n का गुणा इसमें कर दिया तो 3n। तो n वाली वैल्यू को इधर लिख देते हैं, तो ये निकल कर आएगा केवल n। 4n में से एक n 3n घटा दिया, ये बचा केवल कितना 8। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही आंसर होगा, क्योंकि n का वैल्यू निकल कर आया है 8। केवल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। ये आपका फॉर्मूला 180 n-2/n इज इक्वल टू जितना भी एंगल दे रखा हो। यहाँ पर 135 दिया तो 135 डिग्री लिख देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, सता लिखा हुआ सकता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारी ऐसी धातु जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, तो ये हमारी जो धातु हैं वह सोडियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर है इसका। इतनी मुलायम धातु होती हैं कि ना सोडियम और पोटेशियम से आसानी से काटा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीनीकरण नहीं है, यानी हमें ये पता करना अनवीनीकरण कौन सा है। तो पवन चक्की, सौर सेल और जौरीय शक्ति, ये सब हमारे नवीनीकरण है। अनवीनीकरण जो हमारा है नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि ये जो ऊर्जा होती है इनको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है, तो पानी में संग्रहित होने वाला तत्व केवल एक ही है, फास्फोरस। बकाया ये सब मिट्टी के तेल में संग्रहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, पराग कोश से फूलों की वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण खाली स्थान कहलाता है। ये जो कहलाता है परागण कहलाता है, ये कहलाता है परागण। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। तो हंटर जो है ओरोयान मंडल जो तारामंडल है उसका नाम आपका हंटर भी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है, केंद्र ओ वाले एक वृत्त। तो हमने एक वृत्त बना लिया, ये रहा हमारा वृत्त। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो देखिए त्रिभुज जब भी हम बनाते हैं, जब तक कुछ नहीं दिया हो तब तक हम समबाहु त्रिभुज मानते हैं। तो ये हमने त्रिभुज बना दिया, एक ये इसका केंद्र बिंदु हो गया। यहाँ से हमने देखा कि एंगल का क्या क्या दे रखा है हमें, ये जो साइड हैं ये दे रखी हैं। कैसे दे रखी हैं, तो यहाँ पर बोला गया हमसे केंद्र ओ है, तो ओ आपने इसको नाम दे दिया। इनको नाम दे देते हैं हम ए, बी और सी। तो यदि बी ए सी, तो ये वाला जो एंगल दे रखा है हमें, ये दे रखा है कितना एन, और ये वाला जो एंगल दे रखा है ओ सी बी एम दे रखा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का आप जानते हैं प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री के कोण थे। अगर मैंने इसको आधा कर दिया तो ये कितना रह गया 30 का। तो m प्लस n यानी कि 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो हमने देखा m प्लस n का जो मान है वो कितना निकल कर आएगा 90 डिग्री। तो क्योंकि ये वाला कोण जो है 60 था, टोटल 60 का आधा कर दिया तो 30 रह गया। तो 30 और 60 को हम क्या कहेंगे 90। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आंसर है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक गंभीर रोगों के अभिलक्षण विशेषता नहीं है। तो इसमें फिलहाल 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन और इसमें है नहीं। जैसे पहला ऑप्शन है, कुछ समय के लिए कार्य व क्षमता प्रभावित होते हैं, तो ये तो गलत है। दूसरा है, उपचार के बाद रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको, वे दीर्घकालिक रोग होते हैं। तो ये दीर्घकालिक रोग होते हैं जो क्या है आपके अभिलक्षण विशेषता वाले होते हैं। गंभीर रोग जो होते हैं वे दीर्घकालिक होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, वे दीर्घकालिक रोग होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह शाखा अस्थियों के सिरों को ढांकती है और जोड़ों में घर्षण कम करती है, उसे वह किससे ढका जाता है। तो यह उपास्थि के द्वारा इसे ढका जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है। तो मान लिया आपने बड़ी संख्या मान ली x, छोटी संख्या मान ली y। 2 गुना करना है तो इसको 2 गुना करेंगे तब ये इसके बराबर हो जाएगी। तो जब बड़ी संख्या को 50 से घटाया जाता है तो आपने लिख दिया यहाँ पर माइनस का
50 माइनस एक्स। तो जो छोटी संख्या है उसे कितने से घटाना है, 40 में से। 40 में से माइनस कर दिया तो उसका जो परिणाम है 2 अधिक प्राप्त होता है, तो आपने 2 इसमें ऐड कर दिया। अब देखिए एक्स बराबर क्या पुट कर सकते हैं, 2y, तो आपने यहाँ पर 2y पुट कर दिया। तो ये 2y था और ये जैसा का तैसा आपने ये लिख दिया, तो इसको हम 42 लिख सकते हैं माइनस का y। अब देखा आपने क्या किया, इस 2y को इधर भेज दिया, 42 को इधर भेज दिया, तो ये निकल कर आएगा आपका कितना, 8 बराबर y, क्योंकि ये 2y इधर आएगा प्लस का, ये y में से माइनस कर देंगे तो x y का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 8। तो हमें देखना है छोटी संख्या। छोटी संख्या हमने किसको माना है, y को। ये हमारी छोटी संख्या थी। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, इसमें देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी पे आंसर दे रखा है 8। ये रहा आपका आंसर 8। समझ लें दोबारा से, बड़ी संख्या आपने इधर लिख दी, छोटी संख्या को 2y। तो बड़ी संख्या को 50 में से घटाया जाता है, जबकि छोटी संख्या जो थी हमारी y उसको 40 में से माइनस किया जाता है, 2 अधिक प्राप्त होता है, तो 2 आपने जोड़ दिया। केवल x की जगह पर x बराबर 2y पुट कर दिया। सोल्व करने के बाद y का वैल्यू 8 आ गया, तो y का ही वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाय का बछड़ा खालिस्तान कहलाता है, तो गाय के बछड़े को हम इंग्लिश में काफ कहते हैं, काफ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रभाव के कारण यह होता है। तो ये जो होता है ये रासायनिक प्रभाव के कारण से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पौधों में लचीलापन खालिस्तान के कारण होता है। तो ये जो लचीलापन होता है ये होता है आपका श्लेषो तत्व के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव इसका नेतृत्व करेंगे। तो इसका जो होता है मृदा अपरदन होता है। अगर पेड़ों की कटाई करते हैं, वनों की कटाई करते हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से इसके कारण होता है। तो हमारी जो ओजोन परत है उसका जो है विनाश किसके कारण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो यौगिक बनता है CFC उसके कारण हो रहा है, जो जनरली फ्रिज से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि श्लेषो तक का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, हीमोसिलेसुलोस के साथ। तो इसी प्रकार से जो हमारा लिग्निन का जो रिलेशन होता है वो ध्रुव तक के साथ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है। तो ये जो होता है ये छत्र के कारण होता है। मशरूम का जो गोलाकार भाग जो होता है वो छत्र के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। ऊपर देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है। तो ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो पानी की गहराई है वो कम है, कम गहरा नज़र आता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को और भी प्रमोट करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे पहले हम जो है 20 अगस्त और 19 अगस्त के पेपरों को सॉल्व कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमें जो MP पुलिस का जो ओल्ड पेपर चल रहा है ये सुबह 9 बजे डेली आपका अपडेट होता है। आप बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। और शाम के टाइम आपका जो है परसेंटेज का ट्रिक चल रहा है, उसके अंदर आपको छोटे छोटे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ट्रिकों के माध्यम से। आप उसको भी देख सकते हैं, शाम को 6 बजे अपडेट होता है वो। थैंक यू, साइन आउट।